सभी का स्वागत है घटना चक्र के इस जीएस पॉइंटर के सीरीज में। जो हमारा भारत का भूगोल का सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है और हम लोग अब भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट सभी प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए प्रश्न हैं, इन सभी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने स्टडी को आगे जारी रखें। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग अन्य नदियां के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है वो और नदी के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा नंबर अन्य नदियां के बारे में पढ़ेंगे। पहले ब्रह्मपुत्र और नदी तंत्र, गंगा तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और अन्य जो नदियां हैं उसके बारे में फिर आज हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदियां कौन सी है? सतलज। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदियां सतलज। दूध गंगा अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में दूध गंगा नदी अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा नदी तथा ब्राह्मणी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, यरला, डीना, वरना और घाट प्रभा। कोयना, यरना, डीना, वरना, घाट प्रभा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की। हगरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक से। शहडोल जिले में अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? यानी हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां है व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है। आगे प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदियां कौन कौन सा है? ये फिगर है। यहाँ पर नेपाल में ये सारी नदियां हैं। नेपाल में काठमांडू ये जगह, यहाँ पर देखिए नेपाल है, यहाँ पर काठमांडू है ऊपर में, और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ कौन कौन सी नदियां है? तो 1 नंबर, 2 नंबर में सीरीज से 1 नंबर की नदी, 1 नंबर यहाँ पर गंडक है, 1 नंबर में है गंडक। 1 नंबर में कौन सी नदी है? गंडक। 2 नंबर में गंगा, यहाँ पर गंगा। 3 नंबर में गोमती, 3 नंबर में गोमती और 4 नंबर में घाघरा, 4 नंबर में घाघरा। 1 नंबर गंगा, 1 नंबर में है गंडक, 2 नंबर में गंगा, 3 नंबर में गोमती, 4 नंबर में घाघरा। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर नदी से निकाली गई नहर एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली का। दामोदर किस नदी का सहायक नदी है? हुगली का। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है, वो कौन सा है? दामोदर। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी लूनी। भारत में भूमि बंधित नदी यानी लैंड लॉक्ड रिवर लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है, यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, घग्घर, नर्मदा तथा कृष्णा नदियों में से अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्घर।
माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतः स्थलीय अपवहन नदी घग्गर है। अंतः स्थलीय अपवहन नदी कौन है? घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी? कोसी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदियों में नहीं है, कोसी। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदियों में नहीं है, कोसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, कोसी। भारत की नदियां स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए यानी सबसे उत्तर श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीति, सबसे दक्षिण में सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। उत्तर से दक्षिण श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, कौन सा मेला? हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर, संथाल परगना में मयूराक्षी नदी पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो दुमका का हिजला मेला। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये दोनों राज्यों में समझौता हुआ है किस नदी के लिए? केन एवं बेतवा। केन एवं बेतवा दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो नदी केन एवं बेतवा को जोड़ने की परियोजना के संबंध में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। कारण वाला प्रश्न है। कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कथन, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। इसमें ए गलत है, ए जो है ये गलत है, लेकिन आर सही है। सही है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, ये सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन है? कपिली। कपिली। अब यहाँ पर कुछ नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में वर्णन किया गया है। तो नदी में जैसे गोदावरी की सहायक मंजरा, मंजरा किसकी? गोदावरी की सहायक मंजरा। कृष्णा नदी की सहायक भीमा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक तीस्ता, गोदावरी की सहायक इंद्रावती। इंद्रावती सहायक नदी है किसका? गोदावरी का। तीस्ता सहायक नदी है किसका? ब्रह्मपुत्र का। भीमा सहायक नदी है किसका? कृष्णा का। मंजरा सहायक नदी है किसका? गोदावरी का। मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन है? चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है किन किन राज्यों से? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? संकोच नदी। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी संकोच नदी है। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। मध्य प्रदेश से निकली, खंभात की खाड़ी में गिरी, माही। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की।
मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार। वह कौन सा है? बिहार झील। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार झील। अब हम लोग पढ़ते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में। नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर उत्तरकाशी। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। और सतलज नदी के तट पर लुधियाना अवस्थित है। सतलज नदी के तट पर लुधियाना अवस्थित है। हैदराबाद अवस्थित किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। हम लोग पढ़ेंगे नगर और उसका समीपवर्ती नगर, यानी जो नगर है उसके समीप का कौन सा नदी है। तो पहला है बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है यानी मध्य प्रदेश का एक शहर बैतूल, ये इसके समीपवर्ती नदी कौन है? ताप्ती। बैतूल का समीपवर्ती नदी ताप्ती। जगदलपुर। जगदलपुर का समीपवर्ती नदी जो है वो है इंद्रावती। जगदलपुर का समीपवर्ती नदी इंद्रावती। जबलपुर का समीपवर्ती नदी नर्मदा। जबलपुर का समीपवर्ती नदी नर्मदा। कटक का समीपवर्ती नदी महानदी। कटक का महानदी। नासिक का समीपवर्ती नदी गोदावरी। नासिक का गोदावरी। उज्जैन का समीपवर्ती नदी क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा। जगदलपुर इंद्रावती। बैतूल ताप्ती। बैतूल ताप्ती। गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे कौन सा घाट अवस्थित है? गोविंद घाट। गोविंद घाट। अब हम लोग प्रपात और झील के बारे में पढ़ते हैं। तो हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडू या हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा नदी पर। जलप्रपात और नदी। जलप्रपात नदी कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। जोग प्रपात शरावती नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात। शरावती नदी पर जोग गरसोप्पा। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट प्रपात। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट प्रपात, यानी चित्रकूट या नियाग्रा। चित्रकूट या नियाग्रा। चित्रकूट का जो नाम है वो नियाग्रा जलप्रपात है। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात दूधसागर प्रपात। दूधसागर प्रपात कहाँ स्थित है? गोवा। दूधसागर प्रपात गोवा। भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात धुआंधार। धुआंधार भेड़ाघाट। धुआंधार प्रपात भेड़ाघाट पर। धुआंधार प्रपात भेड़ाघाट। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय। नोहकालिकई मेघालय। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय। कूचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 455 मीटर। कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। बेम्बेनाड झील केरला में। बेम्बेनाड झील कहाँ है? केरला में। कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है जो एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो है कृत्रिम झील। चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट, यानी उत्तरी सरकार तट पर चिल्का झील है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील पुलिकट। पुलिकट। दो भारतीय राज्य की साझेदारी वाली झील पुलिकट। फुलहर झील उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। अब हम लोग पढ़ते हैं झील और उसकी अवस्थिति।
लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, डल झील कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्य की सीमा पर स्थित झील पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। असम में अवस्थित झील चपनाला, असम में अवस्थित झील चपनाला, असम में चपनाला, चपनाला झील असम। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अंचार झील श्रीनगर, अंचार झील कहाँ श्रीनगर। सही सुमेलन झील और उसकी अवस्थिति अष्टामुडी झील केरला, अष्टामुडी केरला, पुलिकट तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा, सूरजकुंड हरियाणा, सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी घेपन झील, बर्फ से ढकी झील घेपन हिमाचल प्रदेश, बर्फ से ढकी झील घेपन नाम है घेपन, कहाँ है हिमाचल प्रदेश। जो बर्फ से ढकी हुई झील है उसका नाम है घेपन, वो कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु जो है उसमें मानसून, सबसे पहले मानसून के बारे में पढ़ते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये अरबी भाषा से हुई है, अरबी भाषा से। अब कथन कारण, कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। इसका कारण है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, मानसून के कारण ही, उच्च हिमालय के कारण ही जलवायु संबंधी ये विशिष्टता मानसूनी है। अब है अभिकथन यानी दावा ए और उसका तर्क कारण, यानी कारण और कथन। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। कथन है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, कारण भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। ये सही है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, लेकिन इसका तर्क गलत है। तर्क इसका क्या है? गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल में। सबसे पहले भारत में मानसून कहां आता है? केरल में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ग्रीष्मकालीन मानसून जो आता है इसकी जो है सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम से आती है और उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, दक्षिण पश्चिम से आकर उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। अब है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी वायु को खींचती है, जिसके कारण क्या प्रवाहित होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवाहित होता है वो उच्च ताप और निम्न दाब के कारण हिंद महासागर से वायु का खिंचाव होता है, उसके कारण होता है। अब नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। ये जलवायु आरेख दिया गया है जिसमें एक साइड तापमान है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ये प्रसंग है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह। भारत का सबसे सूखा स्थान लेह। भारत के को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस, जनवरी की सम रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। यह भारत का मानचित्र दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मानचित्र में कुछ यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न है कि ऊपर दिए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तन होता है।
ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में यहाँ परिवर्तन होता रहता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर मानसून का सामान्य महीना है तमिलनाडु में, जबकि केरला में जून, यानी अन्य जगह जून और तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। इस ऑप्शन का दोनों कथन सत्य है। तो पहला कथन, ये सत्य वाला कथन है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की जो अवधि है, समय है, वो घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। जलवायु में भिन्नता का मेन कारण है ऊंचाई में भिन्नता, जबकि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। कोच्चि एवं तेजपुर में मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही कथन है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ तथा 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां यानी मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवा के भाग हैं। पछुआ हवा के भाग हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। अब हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ते हैं, वर्षा से संबंधित प्रश्न। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सुस्पष्ट है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदर्भिक केंद्र कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक वर्षा 26 डिग्री सेल्सियस, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63
सेंटीमीटर, यानी वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर, वार्षिक परिसर तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है और ये केंद्र है चेन्नई। केंद्र कौन सा है? चेन्नई। भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक वर्षा कोच्चि, दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर पटना और दिल्ली। सबसे घटता क्रम, अवरोही यानी घटता क्रम, तो सबसे ज्यादा कोच्चि में, फिर कलकत्ता उससे कम, फिर पटना और सबसे कम इसमें दिल्ली। आम्र वर्षा यानी मैंगो शोअर संबंधित है आम की फसल से। मैंगो आम्र वर्षा आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। सबसे कम वर्षा कहाँ? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा चेन्नई में। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय में। वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, जिसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। दूसरा, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। तीसरा, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। पहला, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। दूसरा, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। तीसरा, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। और यही कारण है कि इसे प्यासी धरती अधिकतम वर्षा के बावजूद कहा जाता है। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, वर्षा के जल का संचयन। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, वर्षा के जल का संचयन। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है औसत? 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, जिसमें वार्षिक वर्षा, ये भारत के नक्शा में छायांकित वार्षिक वर्षा किया गया है। देखिए यहाँ पर ग्राफ में वर्षा, वार्षिक वर्षा ये दिया हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रश्न है कि भारत के रेखांकित जो भाग हैं, ये जो भारत के छायांकित या रेखांकित भाग हैं, ये सारा जो भाग है, ये रेखांकित या छायांकित ये जो भाग है, ये सारा रेखांकित भागों में जो है संबंधित प्रश्न है कि इन सभी रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितना से कितना घटता बढ़ता है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक। 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। वर्षा होती है पुष्कर की पहाड़ियों में, बाढ़ आती है बालोतरा में। कहाँ आती है? बालोतरा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटा में 2.5 mm से ऊपर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की जो मात्रा है 24 घंटा में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर हो, तो वह वर्षा का दिन होता है। अब है कथन और कारण। कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिम को चले, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण, गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऊंची जाति और ऊंची जाति मिलेगी। गंगा के मैदान, कारण गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती हुई मिलेगी। ए और आर दोनों सही है। ये दोनों बातें सही है
कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलता है तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, सही है। दूसरा, गंगा के मैदान में कोई ज्यो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। और ए जो है, ए की सही व्याख्या आर करता है, सही व्याख्या भी करता है। अब नीचे दिए गए भारत के चित्र पर दर्शाया गया है, ये हमारा भारत का चित्र है जिस पर ये रेखांकित भाग दिए गए हैं और इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये रेखांकित भाग है कि अखिल भारतीय जल विभाजक, अखिल भारतीय जल विभाजक को ये दर्शाता है। ये जो लाइन है ये अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाता है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या दर्शाता है? अखिल भारतीय, ये जो लाइन दिया गया है ये लाइन अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाता है। सही सुमेलन, जलवायु परिस्थितियां और कारण। जलवायु परिस्थितियां है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है जिसका कारण है अक्षांश, अक्षांश के कारण ही कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। स्थितियां, जलवायु परिस्थितियां है और ये है कारण, ये क्या दिया हुआ है? कारण, ये कारण दिया है और ये जलवायु परिस्थितियां दिया है। जलवायु परिस्थिति, हिमालय में हिमपात होता है तुंगता के कारण, हिमालय में हिमपात होता है तुंगता के कारण, हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है जिसका कारण है समुद्र से दूरी, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है जिसका कारण है पंजाब से समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है जिसका कारण है पश्चिमी दाब, पश्चिमी दाब। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है जिसका कारण है पश्चिमी दाब। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलढाब विकास का प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिला में, 7 राज्य में भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिला में, 7 राज्य में। अगला कथन ए है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण दिया है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं शीतकालीन वर्षा के बारे में। शीत में होने वाली वर्षा, तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से। उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब तमिलनाडु, शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र पंजाब तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। अब है कथन और कारण। तो कथन, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में वर्षा हो जाती है, कुछ वर्षा जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या सही नहीं है। वह राज्य जिसमें जाड़े में वर्षा होती है तमिलनाडु, जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। सही है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है
और वायुताप निम्न होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदाएं के बारे में, यानी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न अब हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था आंध्र प्रदेश तट। आंध्र प्रदेश तट, हुदहुद चक्रवात, आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद, सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली। सही सुमेलन प्राकृतिक आपदाएं और उसका प्रदेश। प्राकृतिक आपदाएं और उसका प्रदेश, जैसे बाढ़, जो प्राकृतिक आपदा है बाढ़, उसका प्रदेश है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा मध्य पूर्वी भारत। मध्य पूर्वी भारत सूखा, मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा चक्रवात। अब कथन और कारण। कथन और कारण के बारे में पढ़ते हैं। कथन है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। कारण बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आने का कारण है कि बंगाल के खाड़ी में अधिक गर्मी है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, यानी पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात द्वारा अधिक प्रभावित है। दूसरा, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन और कारण। कथन है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप होने की संभावना है। कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा एक आर ए की सही व्याख्या भी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहां आती है? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक आपदाएं कहां आती है? उड़ीसा में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र। यानी लातूर, महाराष्ट्र में देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान बन रहा है। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, कर्नाटक पठार। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, कर्नाटक पठार। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4 जोन में, वह है 4 जोन, यानी भारत को 4 जोन भूकंपीय जोखिम अंचल के हिसाब से 4 जोनों में बांटा गया है। 4 जोनों में बांटा गया है। नगर भुज भूकंप मंडल 5, हैदराबाद 2, श्रीनगर 4, श्रीनगर 5 और चेन्नई 2, चेन्नई 2। कथन पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई की कमी हो गई है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी गाद के निक्षेपण डिपोजिशन ऑफ स्लिट के कारण नदी की घाटियों की गहराई कम हो गई है, जिसके कारण बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है।
भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। अब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टियां के बारे में, जिसमें से मिट्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपाक्षय के कारण निर्मित है, रेगूर मिट्टी। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, रेगूर मिट्टी। रेगूर का नाम है काली मिट्टी, काली या रेगूर मिट्टी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, रेगूर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कथन ए, दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टियां काली होती है। दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टियां काली होती है कारण उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टियां काली होती है। आर गलत है, इसमें ह्यूमस नहीं होता है। कथन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ए सही है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली कपास के लिए उपयुक्त है, ये सही है। लेकिन आर गलत है, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होता है क्योंकि ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी। कथन, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है कारण उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ भी ए सही है, आर गलत है, आर गलत है। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को, स्वतः कृष्य मिट्टी कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में, लावा मिट्टी मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी वह मृदा जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। काली मिट्टी वह मृदा या मिट्टी जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, काली मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी के बाद पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। सही कथन क्या है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है। लैटेराइट मिट्टी लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। यानी काजू की अच्छी उपज कहाँ किस मिट्टी में होती है? लैटेराइट मिट्टी। टैपियोका की अच्छी उपज किस मिट्टी में होती है? लैटेराइट मिट्टी। टैपियोका और काजू की अच्छी उपज लैटेराइट मिट्टी में जो लाल रंग की होती है। कथन ए है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है कारण अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लैटेराइट प्रकार की है। तो पहला सही है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, लेकिन दूसरा गलत है, कारण उसका गलत है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य मालाबार तटीय प्रदेश। लैटेराइट मिट्टी के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, यानी लैटेराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है, लैटेराइट। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है, लैटेराइट। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा। दुमटी लोम मिट्टी में मिलते हैं। दुमटी यानी लोम, दुम मट्टी यानी लोम मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी के सभी प्रकार के कण। मिट्टी के सभी प्रकार के कण। मिट्टी विविध। मिट्टी विविध पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। आलू, सोरधम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मटर।
यानी मटर जो है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, दलहन फसल। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उड़द, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द यानी दलहन फसल। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता, यानी भारतीय मृदा में जस्ता की कमी है। कथन: हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ये गलत है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस पाया जाता है, यह गलत है, लेकिन आर सही है कि हिमालय के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, हिमालय के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में, पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है मृत्तिका, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है मृत्तिका। अब पढ़ेंगे अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है 6 से 7। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है लाइम को, लाइम यानी चूना। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम का प्रयोग होता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में। लवणी भवन मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, यानी लवणी भवन जो है ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। चाय बगानों के लिए उपयुक्त है अम्लीय मिट्टी, चाय बगान के लिए अम्लीय मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन एवं सुधार। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका, अवनालिका। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम हैं। मृदा अपरदन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम है आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है सोरघम। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है सोरघम। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर करने, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायुरोध, वेदिका निर्माण,
सस्यावर्तन यानी फसलों का हेर फेर, ये तीनों मृदा संरक्षण के उपाय हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनों उन्मूलन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनों उन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, यानी वन को रोप कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति से आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में, इस चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु चर्चा करें। और नेक्स्ट अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।